नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। ईडी अधिकारियों पर मारपीट के आरोप, पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंची रांची पुलिस, सियासी घमासान तेज। हजारीबाग बम विस्फोट मामले में पुलिस की शुरू हुई जांच, एनआईए की भी हो सकती है एंट्री। देवघर एसपी ने अधिकारियों संघ की मासिक अपराध समीक्षा बैठक। पाकुड़ में 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव का समापन, पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य ने भरा रंगत। सीलमपुर में बाउल दास का केंदुली मेला, मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भीड़। अब आगे बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। आए दिन ईडी के अधिकारियों द्वारा रेड और पूछताछ की खबरें सुर्खियों में रहती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जहां ईडी कार्यालय में रांची पुलिस के अधिकारी पूछताछ करने पहुंचे हैं। यह सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन यह सच्चाई है। ईडी अधिकारियों पर मारपीट और प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। पेयजल विभाग में कार्यरत एक कर्मी ने एयरपोर्ट थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद आज सदर डीएसपी पुलिस अधिकारी के साथ ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ईडी के 2 अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि रांची पुलिस द्वारा ईडी कार्यालय के घेराव की सूचना मिली है। पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ों के भ्रष्टाचार से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य है। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में अहम साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने झारखंड सरकार को भी इसे लेकर घेरा है और कहा है कि झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे। और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कैशियर संतोष कुमार के विरुद्ध 8 दिसंबर 2023 में रांची के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने मार्च 2020 में एल&टी कंपनी के फर्जी बिल के आधार पर 2.17 करोड़ रुपए को फर्जी खाते में हस्तांतरित कर लिया था। इसी केस के आधार पर ईडी ने अनुसंधान कर रही है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उससे 16 जनवरी को दोबारा ईडी कार्यालय में उपस्थित होने से संबंधित आवेदन जबरन लिखवाया गया है और रात को 11:15 बजे तक उन्हें कार्यालय में रोके रखा गया, ताकि वे घटना की सूचना अपने परिवार, अधिवक्ता, थाना या मीडिया को साझा ना कर सके। इधर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि ईडी के दोनों अधिकारियों ने डंडे से संतोष पर हमला किया। मारपीट के बाद उनका सिर फट गया और उनके अत्यधिक रक्त बहा है। संतोष कुमार का आरोप है कि सुबह करीब 2 बजे उन्हें सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां सिर में 6 टाके भी लगे हैं। बहरहाल आरोपित के बयान पर जिस तरह से जांच शुरू हुई है, ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में ईडी के अधिकारियों ने आरोपियों पर दबाव बनाया है और मारपीट कर घायल किया है, या फिर एक सोची समझी साजिश में ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए कोशिश की जा रही है? हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हजारीबाग के हबीबी नगर में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। 17 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अब तक शव घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ है। वहीं पुलिस के वरीय पदाधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। रात भर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद रही, जिसमें कई वरीय पदाधिकारी भी शामिल थे। अत्यधिक ठंड के कारण घटनास्थल के पास ही टेंट लगाकर सभी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी अलाव की व्यवस्था कर मौजूद रहे। जैसे ही सुबह हुई तो बम निरोधक दस्त की टीम घटनास्थल पर जांच करने पहुंच गई। जगुआर में बम निरोधक दस्ता BT-02 घटनास्थल पर मौजूद है। वहीं रांची से SFSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, जो हर एक पहलुओं की जांच कर रही है। मूल रूप से यह मालूम किया जा रहा है कि किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग विस्फोटक बनाने के लिए किया गया था।
इस दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरा बना लिया गया है। अभी प्रशासन विस्फोट होने के मूल कारण का खुलासा नहीं कर पाई है। इस घटना के बाद हर एक बिंदुओं पर जांच चल रही है। यह भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि अभी एनआईए की एंट्री भी इस घटना में हो सकती है। देवघर पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले की वर्तमान अपराध स्थिति की गहन समीक्षा की गई। वहीं आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई। अपराध गोष्ठी के दौरान जिले में हुई डकैती, ज्वेलरी से जुड़े अपराध, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, साइबर अपराध, लूट की घटनाएं तथा सीसीटीवी कैमरे की स्थिति पर विस्तार से गहन जांच किया गया। इसके साथ ही जमीन विवाद को लेकर हुई गोली फायरिंग की घटना पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध आईपीसी के धारा 353 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर में टाउन आउटपोस्ट को लेकर एसपी ने बताया कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिससे आम नागरिक को बेहतर और त्वरित पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संबंधित पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की भी बात कही गई। इसके अतिरिक्त लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, अपराध नियंत्रण की प्रभावी रणनीतियों तथा भविष्य की कार्य योजना पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने कहा कि नियमित रूप से आयोजित होने वाली ऐसी अपराध गोष्ठियों का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना तथा आम जनता तक पारदर्शिता और समयबद्ध जानकारी पहुंचाना है। और मुझे लगता है देवघर जितने भी शहरी क्षेत्र हैं पूरे झारखंड में, चाहे देश के अन्य जगहों पर भी, सभी जगह यह समस्या है। कहीं ना कहीं आसानी से अवेलेबिलिटी जो है वो युवाओं को इसका शिकार बना रही है। तो हम लोगों ने अलग से एक टीम बनाई है जो कि लगातार इस पर सूचना संकलन कर रही है। हमारे पास भी जो डायरेक्ट सूचना आती है उस पर भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, बट हमारा प्रयास है कि पूरे चेन को हम लोग पकड़े और जो सप्लायर है, मेन सप्लायर, उसको गिरफ्तार करें। और हमारी अपील है आपके माध्यम से युवाओं से कि नशे के आदि न बने। इवन हमारी अपील है माता पिता जो भी अपने घर में बच्चों को देख रहे होंगे इस लत से, क्योंकि माता पिता को पता चल जाता है इस लत से अगर वो जूझ रहे हैं, आप पुलिस को बताएं, पुलिस आपकी मदद करेगी। ऐसे बच्चों को जेल भेजने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा जेल भेजने का उद्देश्य वैसे ही लोगों को है जो कि हमारे भोले भाले बच्चों को, देवघर वासी को नशे का शिकार बना। पाकुड़ में आयोजित 3 दिवसीय सोहराय महोत्सव का रंगारंग समापन हो गया। अंतिम दिन मांदर की थाप पर डीसी, एसडीओ और सांसद प्रतिनिधि समेत कई अधिकारी घंटों झूमते रहे। महोत्सव में फैशन शो, गीत और नृत्य की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। स्थानीय आदिवासी कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला और संस्कृति का खूबसूरत प्रदर्शन किया। सैकड़ों आदिवासी महिलाएं और पुरुष इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बने और युवाओं ने महोत्सव को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। आज हम लोगों ने बच्चों के एक कला से और उनके फैशन वॉक से ये भी देखा कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग सहेज के रखते हैं। आदिवासी समाज संस्कृति की रीति रिवाज क्या होती है। एक बार फिर से सबको बहुत बहुत सोहराय की, शगुन सोहराय की बधाइयाँ, संक्रांति की बधाइयाँ। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगामी कुछ सालों में इसे हम लोग इसी स्तर से और मनाते हुए राजकीय महोत्सव तक ले जाने का प्रयास करें। काक्षा के सीमुलपुर गांव में हर साल मकर संक्रांति के मौके पर लगता है बाउल दास का प्रसिद्ध केंदुली मेला। करीब 300 सालों से यह मेला श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक बना हुआ है। मकर संक्रांति के दिन भक्त दामोदर नदी में स्नान करते हैं और शिव व काली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा होते हैं। यह मेला पूरे 7 दिनों तक चलता है और हर साल काक्षा, दुर्गापुर और बीरभूम जिलों से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। गांव वालों की मेहनत और मेले की रौनक के बीच श्रद्धालु खिचड़ी भोग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी उठाते हैं। ওই বাউল দাসের নামটা চারিদিকে প্রচলিত, যেমন জয়দেবের মেলা বিখ্যাত, সেরকম বাউল দাসের মেলা প্রায় 8-10টা অঞ্চলে বিখ্যাত। আর এই মেলাতে আমরা প্রতিটা মানুষেরই সাহায্য পাই। প্রতিটা মানুষই প্রশাসনিকভাবে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাই।
এখন আবার মহারাজকে নতুন ইনিকে আমাদের মেলা কমিটির তরফ থেকে এনাকে আরও বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, যেহেতু এনার আন্ডারে সব, হ্যাঁ, সবাই যোগাযোগ আমাদের সঙ্গে প্রশাসনিক দপ্তরে যোগাযোগ যোগদানটা কিরকম থাকে? এটা সম্পূর্ণভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে থাকে, প্রতিটা মানুষই ইয়ে হয়। কোথা থেকে লোক আসে এখানে? এইখানে আপনার ধরেন 8-10টা অঞ্চল থেকে আসে, এইদিকে চাকচেতুল, গোপালপুর, হ্যাঁ, তারপর আপনার আমলাজড়ো তো থাকেই, হ্যাঁ, পানাগড়, কাকসা, অনেক দূর দূর থেকে, এবারে নদীর দুপার আছে, হ্যাঁ, আমরা সোনামুখীরও কিছু লোক এদিকে আসে, আর যেহেতু আশ্রমটা আছে, হ্যাঁ, আশ্রম এরিয়াতে। আপনার নাম? আমার নাম জয়ন্ত সিং, আমি মেলা কমিটির সহকারী সভাপতি। এখানে মোটামুটি ধরুন পানাগড়, কাঁকসা এই ধারে পাশে 2-3টে অঞ্চলের লোক সকলেই আসে এবং নদীর ওই পার থেকেও আসে এবং এখানে দাহ হয়, সব দেওয়া হয়, সব জায়গা থেকে আসে, সব দেওয়া হয়। এখানে পঞ্চমন্ডি আসন আছে। কতদিন চলে মেলা? মেলা কাগজে কলমে 3 দিন, কিন্তু আমরা রাখি 7 দিন। কীরকম ভিড়টা কীরকম? ভিড় মোটামুটি 10-15 হাজার লোকের সমাগম হয় প্রতিদিন? প্রত্যেক দিন নয়, আজকের দিনটায়। আর প্রত্যেক দিন এমনি অনুষ্ঠান চলার মতন প্রোগ্রাম হয়, সবই হয়, মেলা ভালোই চলে। মানে এখানে যারা দোকানদানি করছে, মানে একজন 10-15 বছর ধরে আসছে, তাদের কোনো দিন বেচাকেনা খারাপ হয় না, ওই কারণে তারা কিন্তু বরাবরের জন্য আসছে। ভোগেরও ব্যবস্থা আছে? ভোগেরও ব্যবস্থা আছে। दुर्गापुर के अर्जुनपुर में एक तृणमूल कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ और मारपीट के आरोपों ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। आरोप सीपीएम वर्कर बापी बाउरी पर है, जिन्होंने इसे बेबुनियाद बताया है। वहीं बीजेपी ने इस मामले को डीवीसी की नई यूनिट के टेंडर से जुड़े गुटिया झगड़े के रूप में पेश किया है और मजाक उड़ाया है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी फोर्स तैनात की है। বাপি বাউরি, সামেন বাউরি, এভাবে আমাদের পুরো ওয়ার্ডটাকে কাঁপিয়ে রাখছে কেন? আর আমরা টিএমসি করছি কি কারণে করছি? রোলিং পার্টি হয়ে আমাদের ছেলেরা মার খাচ্ছে, আর তারা আজকে ওখানে গিয়ে পার্টি করছে, মদ মাংস খাচ্ছে। টিএমসি করি, আমাদের যদি টিএমসি করে যদি অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে আমি অপরাধ করছি। তিনিও তো তৃণমূল করেন এখন? না, উনি কখনো কোনোদিনও তৃণমূল করেন না, উনি তো তৃণমূল করেন না। ওনার ছেলেকে দরকার পড়লে একবার টিএমসি ঝান্ডা ধরে, রাত্রেবেলাতে আবার সিপিএমের পতাকা তুলে দেয় হাতে। ওনার ছেলে ছিল, ওনার ছেলের আরও 3-4টে বন্ধু ছিল, মানে যেগুলোকে আমরা জানতে পেরেছি। দুটো ক্লাবের গোষ্ঠী ঝামেলা, সেটা আমি কোনো কিছুতে নেই, জানি না, কিচ্ছু জানি না। হঠাৎ আমার आसनसोल बस स्टैंड पर INTTUC नेता राजू अहलूवालिया ने बस एसोसिएशन पर कर्मचारियों से चंदा वसूलने का आरोप लगाया है। पहले 30 रुपए प्रति माह वसूले जाते थे, अब यह बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस राशि का कर्मचारियों के कल्याण में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जरूरत पड़ने पर भी सहायता नहीं मिलती है। INTTUC नेता ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और कर्मचारियों के हित में कार्रवाई की मांग की है। का मालिक है जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है, अपने आप को बहुत महान आदमी समझता है, जो यहाँ पर बोलता है कि सारा जितना भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं उसकी पॉकेट में है। उसको समझा देना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का कोई कर्मी बिकाऊ नहीं है, तो नेता की बात तो दूर। वो सीपीएम कमल में इस तरह से दलाली करता था, श्रमिकों को शोषण करता था। अभी आके हमारे तृणमूल नेताओं का नाम लेकर वो यहाँ पर श्रमिकों को शोषण करता है और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करता है, और अपनी मर्जी से जो रूट है उस रूट में बस नहीं चला के अपने मर्जी से वो टाइम टेबल बनाता है, अपने मर्जी से वो आरटीओ हो गया, अपने मर्जी से वो सिद्धांत लेता है, अपने मर्जी से काम करता है। जिस वक्त यहाँ आया तो उसकी एक गाड़ी नहीं थी, आज वो 7-8 गाड़ियों को प्रत्येक दिन गाड़ी खरीद रहा है। तो ये देखो टाइम टेबल जो बना रहा है, ये स्टेम मार के आसनसोल बस एसोसिएशन, उसको अधिकार नहीं है टाइम टेबल बनाने का। टाइम टेबल आरटीओ बनाता है, तो आरटीओ सोया हुआ है। हम लोग आरटीओ सबसे शिकायत किए, आप कार्रवाई कीजिए। ये गाड़ियों का जो रूट है उस पर गाड़ियाँ चलनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग बोले, और 7 दिन के बाद हम लोग 72 आंदोलन फिर से करेंगे। खबरनामा में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।